हे गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन और आज मेरे साथ है आलोक। आलोक की रैंक है ऑल इंडिया 11,764 एंड ही हैज स्कोर्ड ए मार्क्स ऑफ 595। और सबसे बड़ी बात यह है, जो बच्चे मुझसे यूजुअली पूछते हैं इस समय कि सर क्या पार्शियल ड्रॉप के साथ सिलेक्शन लिया जा सकता है, तो आलोक ने वो चीज कर दिखाई है। आलोक इज ए पार्शियल ड्रॉपर। उन्होंने पहले बीडीएस ज्वाइन किया था, लेकिन उन्होंने बीडीएस करते करते इस बार एग्जाम देकर के इस बार एग्जाम अपना क्लियर किया है एंड विद ए वेरी वेरी गुड रैंक। और डेफिनेटली ही विल बी गोइंग टू ए वेरी गुड कॉलेज दिस ईयर फॉर एमबीबीएस। तो आलोक, वेलकम एंड सबसे पहले तो यार कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू फॉर सर। गेटिंग सच ए गुड रैंक, क्योंकि रैंक तुम्हारी बहुत अच्छी है। तुमको एमबीबीएस न सिर्फ मिलेगा बल्कि बहुत अच्छे कॉलेज से मिलेगा। तो तुम्हारा स्टेट कौन सा है जहां से तुम इस बार लेने वाले हो कॉलेज? सर बिहार से। बिहार से ही है ना? और तुम जो बीडीएस कर रहे थे वो भी तुम बिहार से ही कर रहे थे ना यस अपना? सर, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज ओके, नालंदा से। नालंदा से। ओके, सो आलोक, तुम्हारी स्ट्रेटेजी, जैसे तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारा ये थर्ड ड्रॉप हो गया है ना? तुमने सेकंड ड्रॉप के बाद कॉलेज ले लिया था यस सर। एंड दिस विल बी योर थर्ड ड्रॉप, आफ्टर दैट यू आर ज्वाइनिंग एमबीबीएस। तो तुम्हारा स्ट्रेटेजी क्या था? तुमने तैयारी कैसे करी थी? मुझे क्लास 11th से बताओ, 11th में तुमने क्या किया था? सर सीरियसली बताया तो 11 12 और 2 अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं पढ़े थे। उसके बाद अच्छा, ओके। उसके बाद ये हाँ, हाँ। उसके बाद ये पिछले साल 2025 में बहुत बहुत मेहनत किए थे, पर उसमें एक दो क्वेश्चन की वजह से छूट गया था। तो बीडीएस ज्वाइन कर लिए अच्छा। थे। बीडीएस ज्वाइन कर लिए थे। हाँ, हाँ। पर बीडीएस में क्लास करते हुए इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, तो सोचे हाँ, एक बार और ट्राई करते हैं इसके साथ। उसके बाद हाँ। फिर फरवरी फरवरी स्टार्ट से हम मतलब फरवरी स्टार्टिंग से स्टार्ट किए थे इस साल 26 में। हाँ, हाँ। तो 3 मई वाला उतना अच्छा तो नहीं गया था, तो उसके बाद 1 महीना का हाँ, और हाँ। टाइम मिल गया, तो उसमें अच्छा से मेहनत करके निकाल लिया। तो तुम्हारा 2025 में स्कोर कितना था? मेरा सर पिछले साल 517 था। 517 था, मतलब तुम्हारा फिर भी बहुत करीब था, है ना? और तुमको था कि तुम इस साल देते तो इस साल निकल ही जाता, है ना? यस जो सर। तुम्हारा निकल गया। तो जैसे तुम्हारा जो बीडीएस कॉलेज था उसकी ज्वाइनिंग में तुमने मुझे बताया था कि काफी टाइम लग गया था, यस कि सर। काउंसलिंग होते होते और नवंबर दिसंबर लग गया था। तो इतने बीच में तुमने पढ़ाई करी थी फिर नहीं सर, नीट के लिए, या फिर तुमने पढ़ाई छोड़ दी थी? बिल्कुल छोड़ दिया था सर। थोड़ा भी नहीं अच्छा, पढ़ा। तो तुमने तो फिर और तो तुमने फिर तो दिसंबर में कॉलेज ज्वाइन करके जनवरी फरवरी से अगर तैयारी शुरू करी थी नीट की, तो तुमने 3 महीने में काफी कुछ कवर कर लिया। सर मेरा कवर ही था तो पिछले साल का। इस साल बस हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे हाँ, ज़्यादा फोकस किए थे। मतलब इस साल तुमने थ्योरी वगैरह पर ज्यादा ध्यान दिया, तुम सीधे क्वेश्चंस पर गए यस सर। डायरेक्टली, है ना? तो नीट का जो पेपर हुआ था अभी 3 मई वाला, वो तुम्हारा कैसा गया था? उसका स्कोर कितना था तुम्हारा? सर उसमें मेरा बायोलॉजी और केमिस्ट्री अच्छा गया था, पर फिजिक्स में मेरा बहुत पेपर हाँ, छूट गया था। हाँ, हाँ। बोल रहे थे कि ओके। फिजिक्स का पेपर 3 मई हाँ, वाले में छूट गया था, तो मेरे लिए तो अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया था, जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था। तो तुम्हारा नीट वाले में स्कोर कितना था, मेरा सर जो 3 मई वाला था? 615 था। 615 था, मतलब तुम्हारा स्कोर लगभग पहुंच गए थे तुम कट ऑफ यस के सर। आसपास तक। और उसमें और फिर तुमने रीनीट के लिए तो काफी कुछ अपना कवर करके फिर तुम्हारा रीनीट में फाइनली स्कोर था 595। यस तो मतलब तुमने रीनीट में काफी कवर कर लिया, क्योंकि जिन लोगों के नीट में स्कोर 600 सवा 600 तो उनके 100 नंबर ड्रॉप हुए हैं, सर। है ना? आप एक चीज़ बोले थे कि हार्ड क्वेश्चन जो था ना, मतलब एग्ज़ाम में नहीं बनता है, हाँ, उसी पे हम फोकस किए थे। हम 3 मई हाँ, वाले से पहले हार्ड ही बनाते थे सिर्फ और सिर्फ। तो हाँ, एग्ज़ाम में आ गया था एकदम मॉडरेट वाला, वो बन ही नहीं रहा था मेरे से। हाँ, 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 हाँ। एक्चुअली ये एक जो ट्यूनिंग चेंज करनी पड़ती है ना, अगर आपने बहुत टफ क्वेश्चंस किए हुए और एकदम से सिंपल क्वेश्चन आ जाए और आपकी आदत में नहीं है, तो आपको नहीं बनेगा एग्जाम में। यस सर। और तो तुमने जैसे फरवरी में शुरू किया था, तो तुमने 3 महीने के अंदर कवर कैसे किया इतना कुछ? बेसिकली तुमने मतलब किस तरह से फिर स्ट्रेटेजी रखी थी अपनी, कि जो नीट इस साल तुमको देना था, तो तुमने कैसे कवर किया था 3 महीने फिर फरवरी से? सर फरवरी में स्टार्ट किए थे, तो सबसे पहले तो 15 दिन में बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक का टारगेट किए थे कि 15 दिन में हमको कंप्लीट करना ही है। नीट प्रेप का वो हाँ, आता था, हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस का, वो ले लिए थे। हाँ, और हाँ, हाँ, थ्योरी हाँ, थ्योरी पिछले साल का हम हाईलाइट करके ही रखते थे, बस ये करना है, और बस उतना कवर हो जाता हाँ, था। तो हाँ, हाँ, हाँ। उसके बाद जैसे एक चैप्टर हुआ उसका थ्योरी कर लिए, उसके बाद उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, उसके बाद क्वेश्चन में जहाँ जहाँ डाउट होता ना उसको वापस थ्योरी कर देते थे। ऐसे करके कंप्लीट अच्छा, हो गया। तो तुमने बायो कितने, 15 दिन में तुम्हारी बायो कंप्लीट हो गई थी एक बार? बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक दोनों। इनऑर्गेनिक, और उसके बाद फिर ऑर्गेनिक और फिजिकल के लिए तुमने क्या ये किया था? पूरा मार्च तक चला था मेरा, फिजिक्स, ऑर्गेनिक और ये फिजिकल। अब इसमें सर, इसमें तो और फिजिक्स में तो मेरा 2 पेज का शॉर्ट नोट्स था। उसमें पूरा कॉन्सेप्ट हाँ, फॉर्मूला सब चीज़ था, बस वो देखना था और मेरा कंप्लीट हो हाँ। जाता था। अच्छा, तो तुमने अपना शॉर्ट नोट्स को यूज किया था फिजिक्स के लिए? यस तुमने सर। हर चैप्टर का ही बना रखा होगा शॉर्ट नोट्स, है हाँ, ना? फिजिक्स और फिजिकल के लिए। तो और उसके बाद तुम सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे चले जाते होगे? हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस में हम्म। नीट प्रेप में था, वीडियो सॉल्यूशन भी दे देता था, उससे समझ में आ जाता था हाँ, कि हाँ। कहाँ कहाँ है गड़बड़ी।
तो फिर तुमने क्या किया था? फिर तुमने सीधे फुल लेंथ क्वेश्चन पेपर शुरू किए थे फरवरी मार्च में देना, या फिर तुमने और सब्जेक्ट वाइज किया था? सर हम स्टार्टिंग से ही फुल लेंथ मतलब देते थे, जैसे बायोलॉजी का रिस्पेक्टिव फुल लेंथ दे दिए, इसका फिजिक्स केमिस्ट्री का हाँ अलग से दे दिए, ऐसे करके देते थे। हाँ मतलब हाँ उसमें नंबर आए हाँ उससे हाँ फर्क हाँ नहीं, बस आदत पड़ना चाहिए कि टेस्ट दे रहे हैं इसका। हाँ हाँ हाँ। तो यार तुमने 3 महीने में एक्चुअली, तुम देखो तुम एक बहुत अच्छे लेवल पर ऑलरेडी थे, है ना? तो तुमने जब उठाया होगा तो तुमको बहुत सारी चीजें ध्यान आ गई होंगी यस तुरंत, सर। है ना? बायो की, केमिस्ट्री की, और उसके बाद तुमने फिर सीधे तुमने एक स्ट्रेटेजी सही ये थी तुम्हारी कि तुम्हारे पास नोट्स वगैरह और जो तुम्हारे शॉर्ट नोट्स थे पहले से बने हुए थे, यस तो सर। तुमने उस चीज को यूज किया और तुम सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे चले गए। और यही मैं बच्चों को बोलता हूँ कि जब भी ड्रॉप लो यार, सीधे अपना एक बार थ्योरी रिवाइज करो फटाफट और सीधे क्वेश्चंस पे जाओ, क्योंकि वही चीज ना सिर्फ आपका स्कोर लेकर के आएगी बल्कि आपकी रैंक भी वहीं से इंप्रूव होगी। सर राइट। स्टूडेंट सबको देखते हैं, वो सब मतलब जैसे कोई चैप्टर रिवाइज करना हो पूरा एक से लेके वापस एंड तक जाएगा, नोट्स पढ़ेगा, फिर उसका एनसीईआरटी पढ़ेगा, ये सब करता है। हाँ, सीधा क्वेश्चन नहीं बनाता है उसका। सही बात है। जबकि एक्चुअल पूरा स्कोर जो होता है और आपका रैंक निकलता है सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस से। यस सर। एक्चुअली तुमने ये जो करके दिखाया है, ये चीज मैं बहुत दिन से बच्चों को बोलता था, लेकिन पहली बार मुझे कोई ऐसा मिला सामने जिसने ये करके दिखाया हो। सो तुमने क्या किया? और जैसे मान लो तुमने जब नीट 2025 के एग्जाम के बाद तुमने जो दिसंबर नवंबर तक का टाइम था उसके पीछे पढ़ाई क्यों नहीं करी? मतलब तुम चाहते तो तुम कर सकते थे, तुमने या तो सर हिम्मत ही हम हार गए हो, गया मन ही नहीं कर रहा। सर हम सोचे ही नहीं थे कि हम करेंगे भी, हम बीडीएस ही चुन लिए थे कि करेंगे। उसके बाद लास्ट में ना मेरे नाना जी का हाँ डेथ हो गया था, उसके बाद सोचे कि क्या है, कर ही लेते हैं। हाँ मतलब खराब लग रहा था कि कुछ कर भी नहीं सकते हैं। हाँ 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 नाना जी हाँ का सपना था कि डॉक्टर बने, और ऐसे। हाँ हाँ हाँ। तो भी यार तुमने पूरा कर दिया, मतलब इट वॉज अ डिफिकल्ट थिंग टू डू, बिकॉज 3 महीने में एक्चुअली क्या होता है, 3 महीने में फिजिकली आप क्या हार्ड वर्क करते हो उससे ज्यादा होता है अपने आप को इमोशनली मैनेज करना, कि हम करके ले जाएंगे इतना, और उसमें भी फिर नीट एक बार कैंसिल हो जाए फिर से रीनीट देना पड़ा, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, यस है ना? तो डेफिनेटली यार एक, और ऊपर से फिर जब आपके ड्रॉप्स हो जाते हो, एक्चुअली ड्रॉपर्स के साथ प्रॉब्लम ये होती है, जैसे मैं खुद ड्रॉपर था, तो हम ना मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते, फिजिकली एग्जॉस्ट नहीं होते तैयारी करते करते। यस सर। लगता है कि क्या है, वही 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 लाइफ में वही वही चल रहा है। अब तुमको क्या है, एक मोटिवेशन मिल गया कॉलेज से, तुमको लगा कॉलेज में पहुंचने का तो मुझे ये तो नहीं करना है लाइफ टाइम, यस है ना? तो आई शुड डू समथिंग ऐसा, तुमने फिर एमबीबीएस का अपना टारगेट फिर से किया। वैसे मुझे लगता है जिस तरह का तुम्हारे पास टैलेंट है, मुझे लगता है कि अगर तुमने वो टाइम जो था दिसंबर तक का वो भी अगर प्रॉपरली यूटिलाइज कर लिया होता, अच्छा है मिल ना, जाता। और तो तुम्हारा आई थिंक तुम्हारे पास कैलिबर था कि तुम आराम से 650 660 नंबर इस पेपर में आराम से निकाल ले जाते। हम्म। तो लोग मुझे ये बताओ कि जो बच्चे पार्शियल ड्रॉप लेते हैं, है ना, जैसे इस बार बहुत सारे बच्चे पार्शियल ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, कई बच्चों के ड्रॉप्स ज्यादा हो गए जिनका, क्योंकि मैं कहता हूँ कि जिनका 2 ड्रॉप से ज्यादा हो गया उनको कुछ ना कुछ ज्वाइन कर लेना चाहिए। यस सर। तो बच्चों को किस तरह से अप्रोच करना चाहिए इस साल अपनी प्रिपरेशन को, जो लोग अभी हैं इस कगार पे कि अभी कुछ ना कुछ ज्वाइन करेंगे वो और फिर अगले साल एग्जाम देंगे? तो पार्शियल ड्रॉप का मतलब है कि बैक ऑफ द माइंड ये चलना चाहिए कि ये भी मिल जाए तो फिर भी ठीक है, ये चलेगा ना, फिर हाँ, तभी कामली एग्जाम में जाके एग्जाम दे सकते हैं, ये बैक दे ऑफ द सकते माइंड हैं, रहना हाँ। चाहिए। पार्शियल ड्रॉप के हम्म। साथ ना मतलब टाइम निकालना मुश्किल होता है, लेकिन करना चाहे तो कर ही सकता है, इतना भी मुश्किल नहीं। हाँ, मतलब मैं बच्चों को बोलता हूँ जिन लोगों को पार्शियल ड्रॉप लेना, मैंने एक वीडियो भी डाला था इस पे, कि भाई तुम्हारा कॉलेज ज्वाइन होने के पहले तक का जितना भी टाइम है तुमको मिल रहा है, उसमें कर सकते हैं पहले तो तैयारी। उस टाइम को पूरा प्रॉपरली यूटिलाइज करो। क्योंकि कॉलेज जब आप ज्वाइन करोगे तो महीने 2 महीने 3 महीने, जब भी आप जितने दिन भी कॉलेज अटेंड करते हो उतने दिन में आपको दिक्कत आएगी पढ़ाई साथ साथ मैनेज करने में नीट की। एंड उसके बाद आपको कहीं ना कहीं एग्जाम से पहले थोड़ा सा कॉलेज को ड्रॉप करना पड़ेगा ताकि आप लास्ट के 2-3 महीने नीट की तैयारी कर पाओ, है ना? और जब आपको कॉलेज मिल जाता है तो आपको श्योर हो जाता है कि भाई चलो आपने एग्जाम दे दिया और आपको एमबीबीएस मिल ही रहता है, और फिर अपना कॉलेज छोड़ सकते हो आप, यस। है ना? सो मुझे ये बताओ कि जैसे तुम्हारा इस बार ड्रॉप था और तुमने जैसे बीडीएस ज्वाइन कर लिया था, तो उतने बीच का जो टाइम ड्यूरेशन था उस टाइम पे तुम मेंटली अपने आप को तुमने कैसे वो किया, समझाया कि तुमको बीडीएस करना है या नहीं करना है, या तुम्हारे दिमाग में क्या चल रही थी उस समय, चीजें क्या बातें चल रही थी? सर हम तो श्योर थे हमको बीडीएस ही करना है, लेकिन उसके बाद फिर अंदर से खराब लगने लगा। फर्स्ट दिन होता है ना जैसे बीडीएस क्लास का कि एक्साइटमेंट हो, जैसे एमबीबीएस में जाएंगे तो एक्साइटमेंट होगा कि ये सब नया नया हाँ हाँ कोर्स है, कितना अच्छा लगेगा। बीडीएस में हमको थोड़ा भी एक्साइटमेंट नहीं था पहला दिन क्लास के, हम सोच रहे थे किस में घुस रहे हाँ हैं, हाँ किस में घुस गए हैं, हाँ हाँ बेकार हाँ। में आ गए। इसलिए सही बात है। ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए हम्म। कर लिए थे यार। वैसे तो यार देखो, जो बॉर्डर लाइन पर होता है, जैसे तुम्हारे नंबर 517 थे, तो ऐसा बच्चा मेरे से कभी सलाह मांगता तो मैं उसको कभी नहीं बोलता कि पार्शियल ड्रॉप लो, मैं उसको कहता प्रॉपर ड्रॉप लो, क्योंकि उसका ना ऑलमोस्ट श्योर होता है कि वो पढ़ेगा और निकाल ले जाएगा।
बहुत कमी है। सबसे ज्यादा अखरता भी उन्हीं बच्चों का है जो बिल्कुल पास से आके चूक जाते हैं, क्योंकि ना एक आपका डिग्री, एक आपका डिसीजन आपकी लाइफ चेंज कर सकता यस सर। है ना। आपको वो मजा जो अभी तुमको आएगा एमबीबीएस करने में, वो शायद तुमको बीडीएस करने में नहीं आता, अंदर से तुमको सेटिस्फेक्शन नहीं लगता, यस सर। है ना। सो मुझे ये बताओ, तुम्हारा शेड्यूल किस तरह का हुआ करता था, या तुम जब पढ़ाई करते थे, जब तुमने जो फरवरी से तुमने उठाया, तो तुमने कितने घंटे पढ़ाई की और तुमने कैसे मैनेज की चीजें? सर स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होता था, मतलब वापस से पहले एकदम मोबाइल चलाते थे, फिर वापस से एकदम पढ़ाई पे शिफ्ट हो गए, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी था। पर स्टार्टिंग में 3-4 से स्टार्ट किए थे, जाते-जाते 12-13 तक हो जाता था, 12-13 घंटा तक। 12-13 टॉपिक घंटे। वाइज़ और करते थे, तुमने? शेड्यूल नहीं था हाँ, मेरा, जैसे? टॉपिक वाइज़ करते थे कि आज दिन में इतना करना है, हफ्ते में इतना करना है, हो गया, इतना ही। हाँ, क्योंकि तुम्हारा तो कोई टेस्ट सीरीज तो था नहीं जो तुमने फॉलो किया, और टेस्ट तुमको तो था। ये था कि मुझे कोर्स सब कंप्लीट टेस्ट करके। देते थे पर टेस्ट हाँ, के हिसाब से नहीं देते थे। जैसे एलन का था, हाँ, एलन का एफएसटी देते थे, पीडब्ल्यू का एक मिशन 30 था, उसका भी क्वेश्चन अच्छा था, वो भी देते थे। पर उसके हिसाब से नहीं पढ़ते हाँ। थे, अपने हिसाब से पढ़ते थे। और तुम्हारा इन टेस्ट सीरीज करीब में रैंक कितना आ रहा था, कितना स्कोर तुम करीब अचीव कर रहे थे इन टेस्ट सीरीज में? सर 3 मई वाले से पहले एलन में मतलब 550 560 ऐसा आता था, पर वो बहुत ज़्यादा हार्ड हाँ, था। उसके बाद फिर 3 मई हाँ, हाँ, जब नीट कैंसिल हुआ था ना, उसके बाद फिर मतलब हाँ। उसका डिफिकल्टी लेवल कम कर दिया था, उसमें कम 610 कर सकते हैं। 620। हाँ। हमको मैसेज भी किए थे सर हम्म, कि हाँ, हाँ, सिली हाँ, मिस्टेक वाला, आप बोले थे तो अप्लाई हाँ, हाँ, किए थे। और सर इस बार एग्जाम में हाँ, मतलब जीरो सिली मिस्टेक हुआ मेरा। हाँ। तुमने मुझे यही सेम एग्जैक्ट यस चीज सर। भी मैसेज की थी कि सर सिली मिस्टेक वाली आपकी बात मैंने फॉलो करी थी, और एग्जाम में सिली मिस्टेक मेरी बिल्कुल नहीं हुई, सर हमको है ना। खुद एंड शौक दैट वाज से मेरा दैट। मतलब जीरो सिली हाँ, मिस्टेक आज तक कोई मॉक टेस्ट में हुआ ही नहीं, कम से कम 10-15 तो होता ही था, उसी की वजह से नंबर कम हाँ, आते हाँ, हैं। हाँ। नहीं यार, वो कई बार क्या होता है कि आपको सही स्ट्रेटेजी सही टाइम पे मिल जाए, किसी की दी हुई सलाह, तो वो आपको कभी कभी बिल्कुल क्लिक कर जाती है एकदम से, यस सर। है ना। और तुम्हारी किस्मत भी बहुत अच्छी थी कि तुमको सही टाइम पे सलाह मिल गई, और तुम्हारा सटासट जो था वो पेपर बहुत अच्छा चला गया और बहुत अच्छी रैंक के साथ तुम्हारा हो गया। तो जैसे यार इस बार 2025 के पेपर के बाद 2026 के पेपर में लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि फिजिक्स बहुत टफ आएगी, ये होगा वो होगा। मैं नीट के पहले की बात कर रहा हूँ। तो तुम जब ड्रॉप लिया तो तुमको ये अंदर से दिमाग में नहीं आया कि फिजिक्स अगर बहुत टफ आएगी तो कैसे मैनेज करेंगे? सर वही तो लेके चल रहे थे, हमको हमको लगा था कि फिजिक्स बहुत ज़्यादा हार्ड आएगा, इसलिए हार्ड ही मतलब प्रिपेयर करते चले हाँ, गए, मॉडरेट का ध्यान ही हाँ, में नहीं आया। उसके बाद जब नीट कैंसिल हुआ ना, हाँ, तो आपका एक वीडियो था वो देखे थे, तो उसमें आप बोले कि हाँ, हार्ड क्वेश्चन जैसा भी आए एग्जाम में वो बन ही नहीं सकता, मतलब हाँ, सिलेक्शन हाँ, लेना है तो मीडियम और इजी क्वेश्चन से ही होता है। हाँ। तो तुमने डेफिनेटली किया। तुम्हारा इस बार फिजिक्स में स्कोर कितना था मेरा रीनीट सर में? 105 था फिजिक्स में। 105 भी अच्छा नंबर था। फिजिक्स में आपने अगर छांट के क्वेश्चन कर लिए होंगे छांटे तो नहीं किए थे। 105 स्कोर करना, है ना। और केमिस्ट्री में तुम्हारा स्कोर कितना था इस मेरा बार? सर केमिस्ट्री में 150 था, बायो में 340। 150। ओह। तो मतलब तुम्हारे बायो में फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ 10 नंबर और होना चाहिए था, यस सर। 350 तक तो मेरे को उम्मीद थी, है बायो ना। में मेरा हाँ। 350 का भी क्रॉस नहीं किया, 340 350 यही रहा था। लेकिन तुम्हारा केमिस्ट्री में 150 स्कोर बहुत अच्छा है। केमिस्ट्री में तो स्ट्रांग था मेरा। हाँ, तो केमिस्ट्री जैसा पेपर टफ आया था, जो कुछ क्वेश्चन आए थे, तो तुम्हारे एग्जाम में फिर क्या किया था? उन क्वेश्चन को किया था, अटेंड किया था, नहीं किया था, छोड़ दिया था, क्या किया सर था? हमको पता ही नहीं चला कि केमिस्ट्री हार्ड भी है, मतलब एग्जाम से निकले तब बच्चा बोल रहा था हार्ड है हार्ड है, ओ, हमको फील ही नहीं आया हार्ड है, मतलब बन रहा था सारा ओके। क्वेश्चन। तो तुमने केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कैसे करी थी, मतलब पहले भी अभी, और जैसे इस बार ड्रॉप में जब तुमने लिया पार्शियल ड्रॉप में, तो केमिस्ट्री तुमने कौन कौन से रिसोर्सेज से कर रखा था पहले से? सर मैं 11th 12th में ना एक लोकल टीचर मतलब लोकल कोचिंग में पढ़ते थे, वहाँ पे एक बहुत अच्छे सर थे। हाँ, उनका ना मतलब हाँ, पढ़ाने का स्टाइल ही अलग था, वो मतलब हाँ, चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाते थे, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट को इधर से उधर उधर से इधर ऐसे करके पढ़ाते थे, मतलब लिंक करके, मतलब उन्हीं की हाँ। वजह से कॉन्सेप्ट सही हो गया था। ओके। तो तुमने वो कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे वहां से बने हुए थे, और तुमने जब तैयारी करी नीट की, तो तुमने मटेरियल क्या क्या यूज किया क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए? नीट प्रेप का सर, नीट प्रेप स्टार्टिंग में नीट। तो एलन का हाँ, किए थे, मतलब पिछले साल एलन का किए थे, लेकिन हाँ, मतलब उतना बेनिफिशियल नहीं लगा। सेम ही क्वेश्चन को बार बार हाँ। करेंगे क्या बेनिफिशियल लगेगा, उसके बाद इसलिए सही। नीट प्रेप का लिए थे इस साल, तो उसी से किए थे क्वेश्चन को। हाँ। और तो तुमने फिर जैसे फिजिकल का, तो तुमने मुझे बताया कि तुमने अपना पास शॉर्ट नोट्स बना रखे थे, हाँ। और फिजिकल की क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्या तुमने एनसीईआरटी भी करी थी? नहीं सर एनसीईआरटी नहीं किया था। और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए क्या एनसीईआरटी यूज करी थी यस सर, तुमने? इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पूरा एनसीईआरटी से, उसी में शॉर्ट नोट्स बना के रखे थे हम। अच्छा, तुमने मेन कंटेंट ही तुम्हारा केवल एनसीईआरटी हाँ ही था। ये चीजें मैंने ना कई बच्चों से बार बार सुनी है कि कई लोगों ने नोट्स यूज ही नहीं किए, मेरे पास भी उन्होंने नहीं किया। एनसीईआरटी को ही अपना बेस रखा। हाँ। मेरे पास फिजिक्स का भी कोई भी सब्जेक्ट का नोट्स नहीं है सर, सारा शॉर्ट नोट्स ही है।
अच्छा, ओके। तुमने मेन नोट्स से एक बार शॉर्ट नोट्स बना लिया, फिर तुम सीधे शॉर्ट नोट्स पे ही शिफ्ट हो गए यस कि तुम मुझे वही यूज करना है। तुमने शायद 2025 में भी शॉर्ट नोट्स ही बेसिकली अपने यूज किए होंगे पहले सर, भी। उसी में बनाए थे 2025 में ही शॉर्ट नोट्स बना लिए थे मेन नोट से, उसके बाद शॉर्ट नोट से ही हाँ पढ़ते थे, तुरंत में रिवाइज हो जाता हाँ हाँ। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा है कि एक बार आपने मेन चीज पढ़ ली और उसके बाद आपने उसको शॉर्ट नोट्स के अंदर शिफ्ट आप हो गए एक बार, तो आपके लिए थ्योरी रिवाइज करना बहुत इजी पड़ता है, आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए काफी टाइम बच जाता है। है। यस सर। जैसे मैं बच्चों को बोलता हूँ कि एक बार आपने लेक्चर देख लिया फिर नोट्स बना लो साथों हाथों हाथ, और एक बार आपने नोट्स बना लिया तो उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस पे चले जाओ। और जब आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली तब आपको समझ में आ गया कि इस चैप्टर में से क्या क्या काम का है, उसकी शॉर्ट नोट्स बना के अपने पास रख लो। अब तुम्हारा पास मेन चीज हर बार रिवाइज करने के लिए शॉर्ट नोट्स ही है। शॉर्ट नोट्स अपना पढ़ो और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाओ, तो उससे वो काम बहुत फास्ट हो जाता है और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए ज्यादा टाइम मिल जाता है, क्योंकि लास्ट में 1-2 घंटा भी अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ज्यादा मिल गया किसी चैप्टर के, तो मतलब आपने 50-100 क्वेश्चन ज्यादा कर लिए, हमको लेक्चर जो कि बेनिफिट। ह्यूज डिफरेंस। यस सर, लेक्चर हाँ। सर हमको बेनिफिशियल लगता ही नहीं है, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार सारे टीचर्स पढ़ाएंगे तो सेम ही चीज़ ना पढ़ाएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस ना हाँ डिफरेंट हाँ। वैरायटीज के मिलेंगे तो मतलब अच्छा कंटेंट आएगा। हम्म। यार एक्चुअली होता भी है ना कि जब तक आपने खुद का दिमाग नहीं लगाया यस किसी सर। चीज में, आप उस चीज को सीख नहीं सकते। आप 100 बार सुन सकते हो, लेकिन एक बार करा 100 बार सुनने से ज्यादा बेटर है ना। आप किसी चीज पे खुद अपना दिमाग लगा के उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, आपको चैप्टर कई गुना ज्यादा समझ में आ जाएगा, बजाय आप एक ही लेक्चर को बार बार देखते रहो। आपका वॉलंटरली आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है उन चीजों में। लेक्चर देखने में मज़ा आता है, इसलिए स्टूडेंट सब लेक्चर प्रेफर हाँ, करता है। पैसिव एक्टिविटी है ना, और लोगों यस को ये सर। लगता है कि कुछ अचीव हो रहा है, एटलीस्ट कुछ नहीं कर रहे हैं तो कम से कम देख तो रहे हैं, तो कहने को तो हो जाता है। और आजकल ऑनलाइन एजुकेशन के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन में ना बच्चे और ज्यादा आलसी हो गए हैं कि बस लेक्चर बैठा हो सुनते रहो, तो पेरेंट्स को लगता है बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, गधा मजदूरी जबकि हो बच्चा, जाएगा। हाँ वही ना, बच्चा को जब तक अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक बच्चा जो है उतना उस चीज को सीख पाएगा और ना सिलेक्ट हो पाएगा। सो आलोक, जैसे अभी तुम बच्चों को क्या कहना चाहोगे, जैसे तुमने बहुत कम टाइम में एग्जाम वापस से रिवाइज करके निकाल दिया, और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि तुम पहले से ही काफी सिस्टमेटिक थे, यस सर। तुम्हारे पास हर एक चीज का मटेरियल और कंटेंट वगैरह प्रॉपरली अवेलेबल था, तो तुमको पता था कि कहाँ से शुरू करना है और कैसे उस चीज को समेटना है। तो वो बच्चा जिसके पास साल भर का अभी टाइम है ना, उस बच्चे को तुम क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि वो किस तरह से एग्जाम को स्टार्टिंग से अप्रोच करे, अभी जैसे जुलाई अगस्त से। सर अगर करना है ना तो मतलब इधर उधर मतलब कूदना नहीं है, मतलब एक ही चीज़ पे स्टिक रहना है। एनसीईआरटी, हम्म पीवाईक्यूज हो गया, हम्म नीट का, मेंस का, हम्म। फिजिक्स का या फिर फिजिकल का कर सकते हैं, अगर अच्छा प्रिपरेशन हो गया हाँ तो। और उसके हाँ बाद कोई एक टीचर, जैसे आपका आपका मतलब स्ट्रैटेजी वीडियो बहुत अच्छा रहता है, आपको फॉलो करें। हाँ और मतलब हाँ हाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करें बजाय लेक्चर के। हाँ 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 और हाँ। एग्जैक्ट। लास्ट का 2 महीना एग्जाम का होगा ना, तो उसमें अच्छे से रिवीजन करना है एंड टेस्ट देना है, इतना करेगा तो निकल हाँ। जाएगा। और क्या कहते हैं, जो टेस्ट सीरीज अभी चलती है साल भर, टेस्ट सीरीज के हाँ, क्या फायदे हो सकते हैं और टेस्ट सीरीज के क्या नुकसान हो सकते हैं? टेस्ट सीरीज से फायदा तो होता ही है, उसमें आपको क्वेश्चन हम्म, कैसे अप्रोच करते हैं टेस्ट में, टेस्ट का माहौल मिलता है, वो सब होता है। और टेस्ट सीरीज का नुकसान ये हम्म, है कि डिमोटिवेशन होता है कि नंबर कम आ गया। हाँ उसके बाद मतलब आप टेस्ट में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो लगता है हाँ नहीं पढ़े हैं, ये क्या होगा मेरा। हाँ हाँ ये सबसे हाँ डिमोटिवेट हाँ नहीं होना है। हाँ। क्योंकि टेस्ट सीरीज में कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी होते हार्ड हैं जो बहुत क्वेश्चन डाल देता इररिलेवेंट होते हैं। हाँ, जो इररिलेवेंट भी होता है मेन एग्जाम के हिसाब से, जितने क्वेश्चन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। एंड टेस्ट सीरीज की रैंक का बहुत ज्यादा कोई मतलब होता नहीं है सर सब। आपकी ओवरऑल रैंक से। हाँ सर इसमें थे ना आकाश में, तो देखते थे कि बच्चा सब टेलीग्राम से निकाल के उसका एग्जाम देने चल जाता था, रैंक लेके आता था, बोलता था टॉप कर गया टॉप कर गया। हाँ हाँ, तो वो तो एक सूडो रैंक है ना यार। यस सर। वो रैंक आपको वहां 4 दिन तो अच्छी लगेगी जब तक आपका मेन एग्जाम नहीं होता, पर मेन एग्जाम में तो एक्चुअल औकात समझ में आ ही जाती है। आप उतनी मेहनत कर रहे हो, टेलीग्राम से निकाल रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, फिर एग्जाम में जाके परफॉर्म कर रहे हो, इतना टाइम अपना बर्बाद कर रहे हो, उतना टाइम तो एक्चुअल पढ़ाई को दे देते ज्यादा बेटर रहता। यस सर। ये तो सही बात है। हाँ खैर, मैंने ये चीज तो देखी है कि ऑनलाइन रैंक अपनी लेकर के आना, फेक रैंक लेकर के आना बहुत आसान है, और उस रैंक को देख करके बच्चे बहुत डिमोटिवेट हो जाता है कि कोई अगला बंदा इतना अच्छा परफॉर्म कैसे कर रहा है, जबकि उनको ये नहीं पता कि बैकग्राउंड में रियलिटी कुछ और ही चल रही सर हम है ना। इसलिए लास्ट में प्रेफर करते थे कि एफएसटी जब देते थे ना तो नंबर कम आ जाता था, तो डिमोटिवेशन कभी कभी हो जाता था, तो इसलिए रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट का दे देते थे, जैसे बायोलॉजी का अलग से दे दिए, हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री का अलग से दे हाँ दिए, हाँ तो उसमें टोटल नंबर नहीं पता चलता था।
हाँ हाँ मतलब हाँ उतना हाँ डिमोटिवेशन नहीं नहीं सही होता। बात है कि हाँ। और कई बार क्या होता है जैसे बच्चा जिसकी तैयारी बहुत खराब चल रही है, जैसे मान लो मुझसे लास्ट में बिल्कुल पूछता है, जैसे मैंने पिछले साल मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया था फरवरी में, मतलब एग्जाम को 3 ही महीने बचे थे, तो अब बच्चे कई बार मेरे से पूछते थे सर कि मेरे 300 नंबर आ रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं उनसे कहता था भाई तुम सिर्फ बायो कर लो, क्योंकि एटलीस्ट सिर्फ बायो करोगे तो बायो अकेले में ही तुम 300 350 नंबर ले आओगे, यस सर, तो आपका ओवरऑल तुम्हारा नंबर 60। हाँ आपका बायो का भी वीडियो देखे थे, वो भी बहुत अच्छा लगा। हम भी नहीं सोचे थे कि बायो से नंबर, मेरा भी पहले 320 और 320 ही आता था, उसके बाद फिर बायो पे ज़्यादा फोकस किए तो 340 से कम उसके हाँ बाद आया ही नहीं कभी। हाँ। बस क्योंकि यार अगर एक्चुअली ना अगर तुम थोड़ा सा जैसे तुमने टाइम कम दिया बायो को, थोड़ा तुम टाइम और देते ना तो तुम्हारे शायद बायो में तो 360 भी आ हाँ, जाते, क्योंकि पेपर इस तरह का था कि इट वॉज पॉसिबल, है आसान ना। था। और बायो के 10-20 नंबर बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि बायो में स्कोर करना बहुत आसान होता है, बायो में सभी आप बच्चा बहुत इजीली स्कोर। बायो में सभी बच्चे हाँ स्कोर करते हैं, तो उसमें अगर कम करते हैं तो कंपटीशन से बाहर ही हो गया। जैसे तुम्हारा केमिस्ट्री में जो मेरे ख्याल से केमिस्ट्री में 150 मार्क्स है तुम्हारा, तो केमिस्ट्री में मेरे ख्याल से तुम्हारा परसेंटाइल 99 से ऊपर ही यस सर, होगा, 99 पॉइंट कुछ। है ना, मतलब केमिस्ट्री तुमने बहुत बहुत ही बढ़िया किया है, और जबकि बायो में तुम्हारा परसेंटाइल शायद 98 या 97 के आसपास 96 होगा। है, 96। 96 तो तुम्हारा बायो का, जबकि एक ऑर्डिनरी बच्चे के कंपेरिजन में तुमने बायो खराब किया, हाँ, जबकि केमिस्ट्री तुमने बहुत ही अच्छा किया, है ना। बट दैट्स ओके, क्योंकि तुमने ओवरऑल मैनेज कर लिया, तो दैट्स अ वेरी बिग बिग थिंग एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड मुझे तुम्हारी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि तुमने ना स्टार्टिंग से बहुत डिसिप्लिन तरीके से किया था, और एक्चुअली थर्ड ड्रॉप में तुम इसीलिए निकाल पाए क्योंकि तुमने शुरू के 2 ड्रॉप्स में अपनी चीजें काफी सिस्टमेटाइज कर ली थी। सर 2 और ड्रॉप में नहीं, बस यही, पिछले साल ही, उससे पहले हम नहीं पढ़ते थे। हाँ उससे पहले तुम नहीं पढ़ते थे तो अब वो तो यार देखो साइकोलॉजिकली तो एक तरह से देखा जाए तो तुम्हारा पहला ही तुम्हारा ये दूसरा ढंग का अटेम्प्ट था, है ना। जो तुमने पिछले साल दिया था एक अटेम्प्ट वो अच्छे से दिया था, और इस साल भी जो तुमने अटेम्प्ट दिया वो ढंग से दिया, है ना। भले ही तुम्हारे वो कितने ही हो गए, साल कितने निकल गए, और इसका कई बार क्या होता है कि बच्चे जो, इसका हाँ बहुत गिल्ट आता था कि पहले 2 अटेम्प्ट में क्यों नहीं पढ़े। तो अब वो यार देखो रिजल्ट निकलने के बाद वो गिल्ट चला गया। आलोक क्या होता है ना, मैं तुमको एक रियलिटी बताऊं तो हर इंसान का जीवन सेम नहीं होता, यस सर। है ना। कई बार क्या होता है, कई बार हमारे पेरेंट्स बहुत अवेयर होते हैं, या हमारे बड़ा भाई बहन कोई होता है, तो कई बच्चे क्लास 8 से तैयारी शुरू कर देते हैं, है ना। मैंने क्लास 11 से तैयारी शुरू कर दी थी कि मेरे पेरेंट्स को उतनी अवेयरनेस थी। कई बार क्या होता है बच्चा गांव से निकलता है, पहली बार सीखना समझना शुरू करता है, नीट का एग्जाम समझने में ही साल 2 साल चले जाते हैं कि इसके लिए पढ़ना क्या है, क्योंकि एग्जाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत टफ भी हो जाता है कभी कभी। तो हो सकता है कि तुमको कि स्टार्टिंग से किसी ने कभी टोका नहीं होगा कि तैयारी कर लो, या तुमको समझ में नहीं आया होगा जब तक तुम सीरियस होना शुरू हुए, फिर तुमको अब रियलाइज होता है कि यार वो टाइम भी अपन सेव कर सकते थे, यस सर। है ना। तो डेफिनेट बात है कि तुम अपने आगे पीछे जो भी तुम्हारे भाई बहन होंगे कोई होंगे तो तुम उनको गाइड करोगे कि यार स्टार्टिंग से करना है ना। लेकिन कई बार ना गाइडेंस नहीं मिलने के कारण टाइम बर्बाद हो जाता है, लेकिन इस चीज को आप आगे अपना कंपनसेट कर सकते हो, यू नो। तुम कल को जब पीजी की तैयारी करोगे तो तुमको पहले से इंपॉर्टेंस पता होगा कि यार जितना जल्दी तैयारी शुरू कर लो उतना बेटर है। तो हो सकता है तुम्हारे साथ वाले लोग जो होंगे उतना अवेयर नहीं होंगे, लेकिन तुम अवेयर होगे कि नहीं मेरे को अपना फर्स्ट ईयर से या सेकंड ईयर से तैयारी शुरू कर देना पीजी की, ताकि मैं पहले टाइम में निकाल लूँ। यस सर। तो जो टाइम तुमने आज लॉस किया है वो तुम कल को कवर कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो कल को कवर हो जाएगा, यू स्टिल हैव ए लॉट ऑफ टाइम इन योर हैंड। तो आलोक इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, बहुत कुछ सीखने मिला, है ना। एंड सबसे अच्छी चीज मुझे सीखने मिली कि किस तरह से तुमने बहुत सिस्टमेटिकली फर्स्ट अपना जो टाइम था यूटिलाइज किया, और कितना तुमने, चूंकि तुम्हारे पास एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ था, तुमको पता था कि किस जगह से कहाँ क्या करना है, तुमने बहुत कम टाइम में न सिर्फ नीट में रीनीट में तुमने दोनों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एंड यू डिड वेल। और आई होप कि तुम आगे जाके एमबीबीएस में इस तरह से अपना फर्स्ट ईयर से इतना सिस्टमेटिक करके चीजों को चलोगे यस सर। कि पीजी के एग्जाम में भी आज नहीं तो कल मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि तुम्हारी इससे भी बेटर रैंक आएगी, और तुम एक बहुत ही अच्छी ब्रांच के साथ अपना पीजी करके तुम निकलोगे, एंड यू विल बिकम अ वेरी वेरी गुड डॉक्टर। थैंक यू। एंड बी इन टच विथ मी whenever you need my help, I am there for you। एंड तुम अगर अपना जो टेलीग्राम आईडी वगैरह यस तुम सर। मुझे प्रोवाइड सर कर मेरे दोगे तो पास वो भी मैं शॉर्ट नोट सब है, मेरे पास बहुत सारा वो है, तो हम प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम पे। डेफिनेटली। तो तुम टेलीग्राम तुम मुझे अपना शॉर्ट नोट्स वगैरह भी मुझे प्रोवाइड कर देना, ताकि कोई बच्चा मांगे तो मैं दे सकूं, और अपने टेलीग्राम आईडी भी दे देना, यस सर। ताकि कोई बच्चा तुमसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, जैसे अभी तुम फ्री हो जब तक काउंसलिंग चल रही यस है ना, सर। तुम्हारे पास टाइम है, तो जितने भी बच्चों को गाइड कर सको जो तुम्हें डायरेक्टली हेल्प लेना चाहें, डेफिनेटली जितना तुम हेल्प कर सको उनका हमें करना चाहिए, है ना। लेट्स मेक दिस वर्ल्ड ए बेटर प्लेस। सो आलोक, एनी फाइनल कुछ वर्ड्स तुम जो यस सर। बच्चों के लिए कहना चाहो। सर हम हाँ एक हाँ चीज़ बोलना चाहेंगे कि मतलब जो भी है नीट का प्रिपरेशन करता है ना, उसके लिए या फिर कोई भी एग्ज़ाम का, मतलब एग्ज़ाम को एग्ज़ाम हाँ की तरह से ही देखना चाहिए, मतलब उससे ज़्यादा हाँ हाँ उसको वैल्यू नहीं देना चाहिए। और मतलब हाँ हाँ पेशेंस एंड कामनेस, ये 3 चीज़ जो फॉलो कर लिया ना उसका अच्छा ही। हाँ हाँ हाँ
एग्जैक्टली यार, देखो जब हम एग्जाम, जब तक हमारा निकलता नहीं है तो हमको लगता है कि एग्जाम बहुत बड़ा हुआ हाँ हाँ है ना। जब एग्जाम निकल जाता तो फिर हमको रियलाइज होता है कि इतना बड़ी चीज भी नहीं थी, ठीक है, इट्स जस्ट ए पार्ट ऑफ लाइफ, हो गया, है ना। सो ये तो तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, और ये बात जरूरी भी है कि बच्चे समझें उस चीज को कि रियलिटी को से इतना दूर ना चले जाएं कि सोचे कि एग्जाम ही सब कुछ है। क्योंकि कोचिंग वाले मार्केटिंग के थ्रू इतना कुछ समझा देते कि एग्जाम ही सब कुछ है, एग्जाम नहीं निकला तो तुम जीवन में कुछ नहीं होगा, और ये बात 100% गलत है। एग्जाम निकल गया, ठीक है, तुमने एक अचीवमेंट ले लिया, नहीं तो लाइफ में और कुछ है, बहुत कुछ है करने को, बहुत कुछ है ना। यस। सो ठीक है, थैंक यू आलोक, थैंक यू। डेफिनेटली, एंड थैंक्स फॉर योर टाइम। और मैं तुम्हारी आईडी भी शेयर कर दूंगा ताकि कोई बच्चा तुमसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहे तो कर सके, है ना। एंड बी इन टच विथ मी, एंड ऑलवेज इट्स माई प्लेजर टू हेल्प यू एंड हेल्प एनीवन हु वांट्स माय हेल्प। सो थैंक यू सर। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन, थैंक यू, या बाय।